नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर जो चल रहे थे उसकी सीरीज चल रही थी, जिसमें मैंने आपको पहला पेपर कराया था। चलिए आज हम लोग दूसरा ऑनलाइन पेपर देखेंगे। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, जिससे आपके जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम उसको शुरू करते हैं। उसको शुरू करने से पहले एक लाइन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वह हमारे चित्त में बैठ जाता है, वह हमारे चित्त पर बैठ जाता है। जो चित्त पर बैठता है वही चिंतन का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि क्या, चिंतन हमारे कर्म में आता है, चिंतन ही हमारे कर्म में आता है और कर्म से ही भाग्य बनता है। जानते हो ना दोस्तों, कर्म से ही भाग्य बनता है। इसलिए ध्यान से पढ़े, सुने, देखे, क्योंकि आपका भाग्य बन रहा है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तभी आपका भाग्य बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा पैसेज है, इसमें देखिए दिया है क्या, निर्देश दिया है। निर्देश दिया है 1 से 9। 1 से 9 में दिया गया है, दिए गए गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको गद्यांश दिया है, पहले ही बताया जा चुका है दोस्तों, गद्यांश और पद्यांश एक रहेगा ही, जिससे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्या है, गद्यांश दिया हुआ है, जिससे अब हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो पहले ही आपको मैंने बताया था क्या, कि गद्यांश पढ़ने के लिए पहले हम लोग उसका क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो देख लेते हैं गद्यांश में वो क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले हम लोग, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है। गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है। चलिए गद्यांश की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गद्यांश में देखिए लिखा है, पहले ही बताया था, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहली या दूसरी लाइन में मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। देखिए दोस्तों, आज की मेरी लाइन जो थॉट था वो कर्म के ऊपर था, और आज का गद्यांश भी जो आया है वो क्या है, कर्म के ऊपर ही है। तो चलिए देखते हैं। कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है, दुनिया कर्म प्रधान है। देखिए यही आपको आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या है, दुनिया कर्म प्रधान है। तो चलिए उस पर चलते हम लोग। तो क्या है, दुनिया क्या है, कर्म प्रधान है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या दिया है, कर्मठता शब्द है, कर्मठता शब्द है। इसके लिए पैसेज पे जाने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से हम लोग देख लेते हैं ये क्या होगा। क्या ये विशेषण है, क्या ये संज्ञा है, क्या ये विशेष्य है, या ये क्रिया है। तो आप लोग जानते हैं कर्मठता क्या है, एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा के रूप में जानी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कर्मठता क्या है, एक संज्ञा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। पहला दिया ए भाग्यवान, बी भाग्यहीन, सी भाग्य, या डी भाग्यशाली। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। इसमें रेखांकित शब्द, रेखांकित इसमें नहीं है, तो यहाँ रेखांकित आप किस्मत को कर लीजिए। किसको, किस्मत को यहाँ रेखांकित होगा। तो इसके स्थान पे हम कौन सा शब्द रख सकते हैं, हम लोग को ये जानना होगा। तो क्या हम भाग्यवान रख सकते हैं, भाग्यहीन रख सकते हैं, भाग्य रख सकते हैं, या भाग्यशाली। तो कर्म से किसको, अभी आपको मैंने बताया, कर्म से किसको बदला जा सकता है, भाग्य को बदला जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ दिया है चौथा क्वेश्चन, यहाँ जैसे बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है। ये कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये आपके पैसेज में भी दिया हुआ है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी शक्ति यहाँ पे देखिए, कृत्य के बारे में कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहाँ से आपका पूछा है कि इसका क्या होगा अर्थ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्या होगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसमें ऑप्शन ए दिया है, जैसा बीज बोते हैं वैसी ही फसल होती है। ऑप्शन बी दिया है, जैसे बीज होंगे वैसे ही फल होंगे। ऑप्शन सी दिया है, जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम होगा। और ऑप्शन सी दिया है, जैसे कर्म होंगे वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। तो सबसे सुटेबल, सबसे सही आंसर आपका क्या लग रहा है, जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम होगा। हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब आप अगर कॉमन सेंस यूज करके कर रहे हैं तो अभी आपका ये सब आंसर सही होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, उन्नति का विलोम शब्द है। उन्नति का विलोम शब्द है,
क्या पूछा, उन्नति का विलोम। ऑप्शन ए दिया है अवनति, बी दिया है अधोगति, सी दिया है पतन, या डी दिया है असंगति। तो यहाँ पे कौन सा होगा, देखिए उन्नति का संगति नहीं होता, संगति का असंगति होता है, पतन नहीं होगा, अधोगति नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, उन्नति का विलोम अवनति होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है। गद्यांश के अनुसार अपने अंतर्मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है अपने कर्मों की चिंता करके, ऑप्शन बी दिया है कर्म की शक्ति को पहचान कर, ऑप्शन डी है सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर, ऑप्शन डी दिया है सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करके। तो दोस्तों वैसे भी आप देखेंगे कर्मों की चिंता करके क्या हम अपने अंतर्मन को प्रकाशित कर सकते नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। कर्म की शक्ति को पहचान कर, ये भी नहीं। चलिए हम लोग इसको एक बार पैसेज में भी देख लेते हैं क्या दिया है। उसके फल के बारे में गीता में भी कहा गया है इंसान केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता ही पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने कर्म के साथ अपूर्ण जिए। तो यहाँ क्या होगा, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर हम क्या अपने अंतर्मन को प्रकाशित कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दिया है उसके भाग्य की, उसके नाम की, उसके कार्यों की, या उसके बल की। तो अभी ये पूरा पैसेज किसके ऊपर आधारित है, कर्म के ऊपर यानी कार्य के ऊपर। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी, उसके कार्यों की। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला दिया है गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है कर्म के प्रति निष्ठा, सफलता के बारे में सोचना, भाग्य के अनुसार जीना, धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना। तो क्या होगा, पूरा पैसेज ही कर्म के बारे में है, तो इसमें क्या सफलता के बारे में सोचने से वैसे भी भाग्य परिवर्तन नहीं होता, भाग्य के अनुसार जीने से भी क्या, हम भाग्य के अनुसार सब जीने से क्या हमारा कर्म परिवर्तन होगा, भाग्य परिवर्तन होगा नहीं, धार्मिक ग्रंथ के पाठ करने से भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कर्म के प्रति निष्ठा करने से भाग्य का परिवर्तन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से क्या तात्पर्य है। किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए दिया है सुख दुख में साथ रहना। क्या दिया, सुख दुख में साथ रहना, किसी को अकेला न छोड़ना, दूसरे पे निर्भर होकर जीना, या फिर क्या पूर्ण रूप से बेहतर जीवन जीना। तो क्या किसी दूसरे के जीवन के साथ क्या, दूसरे पे मतलब दूसरे के साथ जीना मतलब दूसरे पे निर्भर होकर जीना। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लोग आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है अब पद्यांश है। अभी दोस्तों गद्यांश से चल रहे थे, 1 से 9 क्वेश्चन आपके गद्यांश थे। अब क्या 10 से लेकर 15 क्वेश्चन आपके किससे आएंगे, पद्यांश से रिलेटेड आएंगे। तो चलिए हम लोग पद्यांश को पढ़ लेते हैं। क्या दिया है निर्देश में, 10 से 15 बताया मैंने। दिए गए पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए क्या दिया है, यह धरती है उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी है, जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर गल कर मर कर खपा रहा है जीवन अपना, देख रहा है मिट्टी में सोने का सपना, मिट्टी की महिमा गाता है मिट्टी के ही अस्ताचल में अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है यह धरती है उस किसान की। ध्यान दीजिएगा किसान को इसमें मेन रखा गया है, तो अब किसान को लेकर हम लोग जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 10वां क्वेश्चन दिया है कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है। कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है। ऑप्शन दिया है किसान धरती के लिए लड़ता है, ऑप्शन बी है किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, किसान को मिट्टी की परख होती है, किसान धरती पर हल चलाता है। तो देखिए सब किसान से ही रिलेटेड है,
तो कवि ने लेकिन किसान की धरती क्यों कहा है? क्योंकि क्या, किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, किसानी है जो धरती पर बहुत अथक परिश्रम करता है। तो इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया है? अपने तन की खाद मिलाकर, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, पंक्ति में रेखांकित अंश से आशा है। मतलब इसका क्या आशा है, इसका क्या तात्पर्य है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है अपने हाथों से सिंचाई करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक परिश्रम करना, या फिर रासायनिक बीज बोना। तो दोस्तों देखिए, अपने तन की खाद यानी खून पसीना एक करके वो मिट्टी में क्या अन्न साग सब्जी उगाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? अत्यधिक परिश्रम करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है? किसान अपना जीवन किस में लगा रहा है? देखें, प्रकृति का आनंद लेने में, ऑप्शन ए है प्रकृति का आनंद लेने में, बी मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी की पहचान करने में, या अन्न साग सब्जी उगाने में। अब ये तो बहुत इजी है। क्या किसान प्रकृति के आनंद, ये भी गलत हो जाएगा, आनंद लेने में नहीं, मिट्टी के साथ खेलने में भी नहीं कर रहा है, मिट्टी की पहचान करने में नहीं कर रहा है, किस क्या कर रहा है? अन्न साग सब्जी उगाने में, देश के लिए अन्न साग सब्जी उगाने में क्या कर रहा है? अपना जीवन लगा रहा है। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट दिया है किसान का जीवन किस पर आधारित है? किसान का जीवन किस पर आधारित है? ऑप्शन ए दिया है, देखिए, कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने पर, स्वप्न देखने पर, खाद बीज के संग्रहण करने पर। अब ये सब किस में आते हैं? कृषि कार्य पे। किसान किस पे निर्भर रहता है? कृषि पे। और हमारा देश भी क्या है? कृषि पर निर्भर है। तो किसान किस पे है? ए, कृषि कार्य पर उसका जीवन आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? लयात्मक मतलब जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ऐसे शब्दों को कौन उदाहरण है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है अपना सपना, बी दिया है गलमर, सी दिया है तपगल, और डी दिया है गाता जीता। तो आप देखेंगे लय किसमें लय मिल रहा है? सिर्फ अपना और सपना में क्या मिल रहा है? एक लय मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। आगे दिया है कौन सा शब्द भिन्न है? इसमें कौन सा शब्द भिन्न है, अलग कौन सा है? तपना दिया है, सपना दिया है, गलना दिया, रखना। तो आप देखेंगे तपना, गलना और रखना ये सब एक विधियां हैं किसी चीज को, किसी अन्न को भंडारण करने की। लेकिन क्या सपना आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये इन तीनों से भी भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अब यहाँ से आपके पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? फिर से बहुभाषावाद से क्वेश्चन आया। देखिए क्या है। ऑप्शन ए दिया है किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। बी दिया है किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। सी दिया है माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। डी दिया है विद्यालयी शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। तो दोस्तों देखिए, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और फिर अंग्रेजी भाषा से जोड़ना, ये गलत है। कि सिर्फ मातृभाषा से तो आरंभ कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ अंग्रेजी भाषा से जोड़ेंगे? तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर दिया है माध्यम के रूप में मातृभाषा सीखना, अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। यानी ठीक है, माध्यम के लिए सीख रहे हैं लेकिन अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में जाए, ये भी सुटेबल नहीं है। फिर दिया विद्यालयी शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। ऐसा नहीं है कि प्राथमिक जब बच्चा जाए और उसको अधिक से अधिक भाषाएं सिखाए ना। तो ये हमारा जितनी भी सरकार की चल रही है, एनईपी और एनसीएफ चल रहा है, ये भी इसकी बात नहीं करता है। तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए देखिए, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं से जोड़ना। मतलब पहले तो शुरुआती दौर में बच्चों को क्या उनकी मातृभाषा से पढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे उनको अनेक भाषाओं से जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए
सही हो जाएगा। अब अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कक्षा पांच की एक अध्यापक या अध्यापिका की एक अध्यापिका 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुतलेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण की किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? यानी वह 5-6 शब्दों को ले रही है, फिर उसका श्रुतलेख करवा रही है, यानी 5-6 शब्दों को बोल रही है और बच्चों से उनसे लिखने को कह रही है। फिर वह 2 बार वाक्य पढ़ती है, फिर वही वाक्य वो 2 बार पढ़कर शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने को कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने को कहती है, यानी फिर कहती है लिखो इसको। तो वो क्या करवा रही है? क्या वो शीर्षपाद उपागम यानी टॉप डाउन करवा रही है, या फिर संप्रेषणात्मक उपागम के अंतर्गत आएगा, या फिर ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप, या फिर श्रुतलेख उपागम के अंतर्गत आएगा? तो दोस्तों इसे हम बॉटम अप प्रक्रिया कहते हैं या ऊर्ध्वगामी उपागम कहते हैं। जब हम ध्वनियों से शब्दों, वाक्यांशों, खंडों की ओर बढ़ते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बॉटम अप उपागम। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब अगला देखेंगे दोस्तों, क्या दिया है। एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। एक अध्यापिका होगा यहाँ पे, क्योंकि देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हों और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे क्या कहा जाता है? यानी वो 5-10 शब्द देती है, उनसे क्या वाक्य बनाना कहती है, और ऐसे शब्द देती है जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ा जा सके। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? क्या ये शब्दजाल कहलाएगा, विन्यास कहलाएगा, थीम विषयक शब्द संपदा कहलाएगा, या फिर शब्द समूह कहलाएगा? तो दोस्तों शिक्षक क्या कर रही है, शिक्षिका क्या कर रही है? 5-6 शब्द दे रही है और उससे वाक्य बनाने को कह रही है, और फिर कह रही है ऐसे शब्द लो जिनके आगे पीछे उपसर्ग या प्रत्यय लगा सको। तो दोस्तों ये आपका किसमें आता है? वाक्य विन्यास में आता है। यानी जब हम एक शब्द से नियम सिद्धांतों की ओर चल के एक वाक्य बनाते हैं, तो वो क्या आता है? वो वाक्य विन्यास यानी विन्यास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। और शब्द जाल, यहाँ पे शब्दों का कई समूह होता है, एक ही तरह के कई शब्दों का समूह होता है। थीम विषयक में क्या होता है आपका कि एक थीम से जुड़े शब्दों का समूह होता है, और शब्द समूह में यहाँ पे भी आपके कई ध्वनियों वाले शब्द समूह को लिया जाता है। लेकिन आपका जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विन्यास होगा। अब आगे क्या है? बोली से क्या तात्पर्य है? बोली से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए दिया है किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह को वाचन विशेषता, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, सी दिया है किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, या डी दिया है सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। तो बोली क्या होती है दोस्तों? किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता होती है। यानी बोली हम कब निर्धारण करते हैं? जब किसी एक क्षेत्र में बोली जा रही उनकी जो विशेषता होती है, हर क्षेत्र की अलग अलग बोली हो जाती है ना, तो उसी तरह किसी एक क्षेत्र में सामाजिक या समूह की वाचन विशेषता ही बोली होती है। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया है? एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए दिया है वाचन आकलन, बी दिया है कक्षा आकलन, सी दिया है संरचनात्मक आकलन, डी दिया है संकल्पनात्मक आकलन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या कर रही है टीचर जो है, समूह में कार्य दे रही है बच्चों को और जोड़ों में रोल प्ले करवाती है। मतलब उनको किसी ना किसी चीज का कहती है आप इसका एक्टिंग करें, किसी महान व्यक्तियों की करवा रही है, किसी चीज की करवा रही है,
और आकलन के शिक्षार्थियों का क्या करती है, अवलोकन करती है, यानी सीखने के लिए, आकलन के लिए यानी मतलब वो बीच बीच में सीखने के लिए क्या कर रही है, उनका अवलोकन कर रही है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, वाचन आकलन, कक्षा कक्ष आकलन, या संरचनात्मक आकलन, या संकल्पनात्मक आकलन। तो ये दोस्तों ये आपका आएगा संरचनात्मक आकलन, यानी वो एक संरचना का निर्माण कर रही है फिर सीखने के लिए, यानी अधिगम के लिए आकलन वो कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया है, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापिका क्या करने का प्रयास कर रही है, यानी क्या कर रही है, एक अध्यापिका जो है वो वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं, उनकी मतलब जो जो वो क्षेत्र से आए, जो जो सामाजिक भाषा, जो भी वो भाषा बोल रहे हैं उनकी भाषा का नाम, फिर अंग्रेजी में उनका नाम, तथा शिक्षार्थी द्वारा जानी गई अन्य भाषाएं, वो अन्य कितनी और भाषाएं जानते हैं वो लिखवाती है। यहाँ पर क्या टीचर जो है, शिक्षिका जो है क्या करने का प्रयास कर रही है, तो देखिए ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है, बी दिया है शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है, सी दिया है शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है, और डी दिया है कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। तो दोस्तों न वो वर्णमाला की पहचान करा रही है, न भाषा संबंधी जागरूकता पैदा करवा रही है, न लिपि का ज्ञान करवा रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, कई भाषाओं को बच्चों से क्या अलग अलग बच्चे अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, अलग अलग भाषाएं का नाम, बोली का नाम लिख रहे हैं, तो वो क्या कर रही है, एक भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। क्या कर रही है, एक भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए सीटेट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को 15 क्वेश्चन जो है आपको इसी टाइप से देखने को मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस अच्छे से करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों का समझने का अवसर देगी, मतलब अच्छा लेख लिखने के लिए कौन सा अवसर देगी शिक्षार्थियों को। ऑप्शन ए है वर्णनात्मक लेखन, बी दिया लेखन का प्रक्रिया उपागम, सी दिया है लेखन का उत्पाद उपागम, या डी दिया है संस्थानात्मक लेखन। तो जो आपका जो शिक्षार्थियों को एक अच्छा लेख लिखने के लिए प्रेरित करेगा वो क्या हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम, यानी इसमें आपको संपादक लेख, छोटे छोटे लेख इसमें लिखने को सिखाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है व्याकरण सीखने से क्या आशा है, व्याकरण सीखने से क्या आशा है। ऑप्शन ए दिया है व्याकरण के नियम सीखना, बी दिया है सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग कर सकना, सी दिया अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, और डी दिया है किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों व्याकरण के नियम सीखने से इसका ऐसा नहीं है, इसका सबसे जो सर्वप्रथम नियम सीखेंगे फिर उसका अनुवाद सीखेंगे ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन क्या अर्थ में पहले उसका अर्थ से सीखेंगे फिर किसके संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट की ओर जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है त्रुटियों से क्या अभिप्राय है, त्रुटियां यानी गलतियों से क्या अभिप्राय, ये शिक्षकों की क्या किस तरह मदद करती हैं। तो देखिए त्रुटियां सीखने का संकेतक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है। बी दिया है त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं, त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए, त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे तो ठीक है सब कह रहे सही, लेकिन सबसे अच्छा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, त्रुटियां सीखने का संकेतक है, यानी अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं या कोई भी गलती कर रहा है तो ये क्या है, ये पता चल रहा है कि वो सीख रहा है और वो उसको क्या फिर त्रुटियों को सुधार कर आगे सीखेंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे देखेंगे जिन शब्दों को हम सुनते हैं पढ़ते हैं, जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद शब्द संपदा, बी संदर्भ में शब्द, सी दिया आंतरिक शब्द संपदा, या डी दिया ग्राह्य शब्द संपदा।
तो दोस्तों सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं तो ये क्या हो रहा है, आपके जो मनोवैज्ञानिक कौशल थे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी सुबोपल्ली वो क्या एक ग्रहण कर रहे थे ना, ग्रहात्मक संपदा था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ग्राह्य शब्द संपदा। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य नहीं है पूछा है। पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये तो रहता ही है कि पहले हम लोग पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं तब फिर बच्चों को बताते हैं। फिर शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, ये भी सही है, अर्थ ग्रहण करना भी चाहिए। पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, ये भी सही है कि क्या पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय ही अर्थ ग्रहण करना, ये भी पठन, आपका जो पठन क्षमता होता है उससे रिलेटेड होता है। फिर दिया है पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना, नहीं, पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना ये क्या आपका एक उद्देश्य नहीं है, सिर्फ डिकोड करना ही इससे काम नहीं चलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है, यानी बच्चा अपने घर में परिवार से होकर आता है तो क्या अपनी मदर टंग जो मातृभाषा है वो जानता है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है, यानी वो उसकी जो मातृभाषा है उसको एक संसाधन के रूप में अन्य जो कक्षाएं चलती है उसमें कैसे यूज कर सकती है, कैसे प्रयोग कर सकती है। देखिए ऑप्शन क्या दिया है, अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करे और फिर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें। दूसरा दिया है, अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये तो दोस्तों पहले ही काट दीजिएगा जिसमें कह रहा है कि शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए, तो आप तुरंत पहले ही काट दीजिए। फिर क्या किया है, कह रहा है अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और स्वयं भी सामान्य भाषा बोले। फिर क्या कह रहा है, अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है, शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे, यानी अध्यापक वही भाषा बोले जिसको उसको सिखाना और शिक्षार्थी सीख लेंगे। ये तो गलत बात है क्योंकि बच्चों को मातृभाषा यहाँ भी वर्जित हो रहा है, मातृभाषा का प्रयोग करने को वर्जित कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब बचती ऑप्शन नंबर ए और सी की बात। तो देखिए ए में क्या कह रहा है, अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करो फिर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करें, यानी पहले तो वो जो लैंग्वेज सिखानी है उसको बोलना शुरू करे और बाद में क्या करे, बाद में दे, उनको बाद में अनुमति दे बच्चों को बोलने का। लेकिन फिर सी में क्या कह रहा है, अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार, यहाँ देखिए कितना अच्छा वर्ड दिया, इच्छा अनुसार, यानी बच्चों को छोड़ दो, बच्चे जो भाषा बोलना चाहते हैं उनको बोलने दो, भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और स्वयं भी सामान्य भाषा बोले। तो यहाँ आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन दिया है 30 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो आपकी शिक्षा नीति आई है 2020, वो क्या शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, कहीं भी आपको पूरे पेपर में देखने को मिल सकता है। तो क्या कर रहा है, शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। ऑप्शन ए, विद्यालयी शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में, विद्यालयी शिक्षा की बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। तो जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ेंगे तो वो जो शास्त्रीय भाषा है उसके अध्ययन का वो बात करती है यहाँ पे, कहा विद्यालयी शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में, यानी ये एक एज अ विकल्प रहेगा, एज अ ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस जो हमारा प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर चल रहा था, आज का हमारा यही समाप्त होता है। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा।
क्योंकि आपको समय समय पर हमारी जो जितने प्रीवियस ऑनलाइन पेपर बाकी सर लोग करवा रहे हैं सब मिलती रहेगी। और हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।